स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो है ईंट मनके तथा अस्थियाँ, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता का आपका जो चैप्टर है, उसके जो आपके एनसीईआरटी जो प्रश्न है उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इसको पूरा आप देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न है मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी मोहनजोदड़ो जो एक नगर रहा उसकी कुछ विशेषताएं हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों, किन विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था जो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो क्या पाकिस्तान में पड़ता है, भारत में नहीं पड़ता है, इसको याद रखिएगा। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो होता है उसका शताब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, इसको कहते हैं। अब देखिए, यह नगर लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुआ था। लगभग ये जो नगर है आज से 4500 साल पहले क्या इसको बनाया गया था। यानी देख सकते हैं ये जो शहर है आज से लगभग 4500 साल पुराना जो कि ये हमारा शहर है। और ये शहर कितना विकसित था उसको जानते हैं। इसको 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा इसको खोजा गया था। यानी आर.डी. बनर्जी ने क्या इसको खोजा था। यार आर.डी. बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी द्वारा इसको क्या एक तरह से खोजा गया था। इसकी कई विशेषता हैं एवं उन्नत और संगठित नगर सभ्यता का उदाहरण बनाती है। यानी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसको कम शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। और इतनी सारी विशेषता होने की वजह से यह एक उन्नत और संगठित नगर व्यवस्था को बताती है। अब जानेंगे कि आखिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये किस तरह के नगर रहा उसको समझते। देखिए, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना थी। अब जो मोहनजोदड़ो था उसकी सबसे बड़ी विशेषता नगर योजना थी। अब नगर योजना में क्या था उसको समझते हैं। जैसे दोस्तों, जो मोहनजोदड़ो था इसको क्या समकोण आकार पर घर बनाया था। जो मैं आपको हमेशा बताता चला आ रहा कि जो मोहनजोदड़ो था इस तरह से क्या घर हुआ करते थे, चौड़ा टाइप के घर हुआ करते थे। और ये जो घर होता थे ये क्या होते थे, 2 मंजिले घर होते थे। यानी पक्की हुई ईंटों से 2 मंजिले घर बनाए जाते थे, पक्की हुई सड़कें होती थे, पक्की हुई नालियां होती थे। इस तरह की एक बहुत बड़ा विकसित शहर होता था। और कब हुआ होता था, आज से 4500 साल पहले, यानी 2500 ईसा पूर्व में इसका विकास हो गया था। सोच सकते हैं कि आज से 4500 साल पहले एक ऐसा नगर है जहाँ पर पक्की सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं, 2 मंजिले पक्के घर हैं, सीढ़ी हैं। आप सोच सकते हो इतना विकसित एक कहीं ना कहीं शहर था। ठीक है, तो इसकी विशेषता को जानते हैं। यह नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस बात को याद रखिएगा, इस लाइन को विशेष रूप से याद रखिएगा। यह नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी जिसके सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये 2 मुख्य भाग थे, एक ऊंचा किला, दूसरा जो निचला शहर। यानी जो मोहनजोदड़ो था इसको ना पूरा ये आपका क्या है मोहनजोदड़ो है, तो यहाँ पर एक हिस्सा था जिसको हम ऊंचा किला बोलते थे और इसको निचला हम शहर बोलते थे। क्यों ऐसा बोला जाता है, क्योंकि जो ऊंचा जो टीला था माना जाता था कि शासक वर्गों के लिए था। अब ये कैसा बना था इसको समझिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता था, ये एक चबूतरा तैयार किया था। क्या एक चबूतरा तैयार किया जो समान ऊंचाई से थोड़ा सा ऊंचा था। ठीक, उसके बाद यहाँ पर भी एक चबूतरा तैयार किया जो थोड़ा सा और ऊंचा था। यहाँ पर शासक वर्ग के लिए घर बनाया जाता था। उसके बाद इसको क्या किया जाता था, अलग कर दिया था, अलग किया जाता था बाउंड्री मार्कर। अलग करने के बाद यहाँ पर क्या फिर छोटे छोटे कुछ निचले शहर में जो कि ये डबल ऊंचाई पर था, एक ऊंचाई के बाद फिर दूसरे ऊंचाई पर था। उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या एक तरह से फिर घर बनाया जाता था जिसको निचला शहर कहा जाता था। उसके बाद इन दोनों को एक साथ बाहर से दीवार से घेरा जाता था और जो भी निर्माण कार्य होता था इन चबूतरों पर ही होता था, इसके बाहर नहीं होता था। यानी हड़प्पा सभ्यता जब कहीं पर जाती थी कोई शहर बचाने तो सबसे पहले एक हजारों किलोमीटर जैसा चबूतरा ये लोग बना देते थे एक तरह से। उसके बाद क्या यहाँ पर उस चबूतरे के ऊपर एक और चबूतरा बनाते थे। उसके बाद इस पर क्या ऊंचा शहर बनाते थे, ऊंचा टीला बनाते थे और यहाँ जन सामान के लिए नगर होते थे और इसको बाउंड्री मार के ऐसा घेर देते थे बड़े बड़े शहरों को। इस तरह से इनकी जो चीजें थे। तो किले वाले भाग में प्रशासनिक भवन, स्नानागार तथा अनाज भंडारण गृह थे। यानी जो ऊंचा जो क्षेत्र था उसमें प्रशासनिक कार्य हुआ था, भवन होते थे, स्नानागार होते थे और अनाज भंडार यानी अन्नागार, ये सारी चीजें होते थे। स्नानागार, अन्नागार, ये सारी चीजें होते थे। स्नानागार इस नगर की
अद्वितीय विशेषता। और जो स्नानागार होता था, जो तालाब जैसा बनाया गया था, जो इस तरह से सीढ़ियां यहाँ पर लगी हुई थी और इधर से भी सीढ़ी आपको लगी हुई देखने को मिलेगी, जो इसकी प्रमुख विशेषता है। ये ईंटों से बनाकर एक जलाशय जिसमें पानी की निकासी और आपूर्ति की उत्तम व्यवस्था थी। और ये क्या थी, ईंटों के बनाकर एक जलाशय के माध्यम से बनाया गया था। और ये जो जलाशय था, इसमें दोनों तरफ से क्या इस तरह से सीढ़ियां लगी होती थी, और इसके साइड साइड में क्या था, कुछ ऐसे 4 कमरे बने होते थे जिनका प्रयोग लोग कपड़े बदलने में आमतौर पर करते थे। और यहाँ पर कुएं भी होता था, इस बात को याद रखिए। अब पूरा पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, और पानी लीकेज ना हो इसके लिए जिप्सम और चूने का प्रयोग करते थे, ताकि क्या पानी एक तरह से लीकेज ना हो। इस तरह से इसका स्टोरेज करते थे। आधुनिक जमाने की तरह आप देख सकते हैं ना, मॉडर्न तरीके से जिस तरह से आज से स्विमिंग पूल होते हैं, उस तरह उस जमाने में 4500 साल पहले, लगभग 2500 ईसा पूर्व में ये लोग बनाते थे। स्विमिंग पूल हुआ था, तालाब होता था, स्नानागार। इसे धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठानों में प्रयोग किया जाता है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसका प्रयोग क्या धार्मिक या सामाजिक जो अनुष्ठान हुआ करते थे, शायद इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा। आगे देखिए, यहाँ नालियों की प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। यहाँ पर जो नाली की प्रणाली थी अत्यंत उन्नत थी। प्रत्येक घर से एक नाली जुड़ी थी जो मुख्य नालियों में जाकर मिलती थी, और प्रत्येक घर से क्या होता था, एक नाली जुड़ी होती थी जो मुख्य नालियों से आमतौर पर जुड़ जाती थी। इस बार को ध्यान दीजिए, जैसे घर होते थे तो यहाँ से एक एक नाली निकलता था, और इनको क्या ये मुख्य नाली से एक तरह से क्या ये लोग जुड़ जाते थे। इस तरह के इनके घर बनते थे। इससे नगर स्वच्छ रहता था और जल निकासी की समस्या नहीं होती थी। ऐसे नगर क्या बहुत ज्यादा स्वच्छ रखते थे और जल निकासी जैसी कोई समस्या नहीं थी। इतना उन्नत तकनीक से मोहनजोदड़ो विकसित था। मोहनजोदड़ो में व्यापार और शिल्प का भी विकास हुआ। यहाँ तो तांबे, कांसे, मिट्टी और मणके के शिल्प मिला। और यहाँ पर क्या तांबे, कांसे, मिट्टी आदि के शिल्प मिले। मोहरों पर पशु चित्रलिपि के चित्र अंकित है। और जो मोहरे मिले, मोहरे यानी स्टैंप है, जो ठप्पा लगाने का काम आता है ना, वो वहां पर जो हमको मोहरे मिले, उसमें कुछ जानवरों के कुछ चित्र हमको छपे हुए मिले, कुछ अच्छा अंकित देखने को ये सारी चीजें मिली। इसको याद रखिएगा। और इसके साथ 2 चीज और याद रखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सब कुछ जानकार था। जैसे लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग सब कुछ जानते थे, तांबा जानते थे, कांसा जानते थे, फिर सोना जानते थे, चांदी जानते थे, लेकिन इनको लोहे की जानकारी नहीं थी। इसको याद रखिएगा। दूसरी बात, हड़प्पा सभ्यता में सिक्के नहीं पाए गए, यानी इतनी विकसित होने के बाद यहाँ पर सिक्के जैसा कुछ नहीं पाएगा, इसको जान लीजिएगा। तीसरा जान लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सब कुछ इनको जानकारी था, घोड़े का ज्ञान नहीं था। यानी धातु में लोहा नहीं जानते थे, घोड़ा नहीं जानते थे, और सिक्का यानी पैसा वैसा कुछ ऐसा ये इनको जानकारी नहीं था, जहां तक अनुमान मिलता है प्रमाणों के आधार पर। इसको ध्यान दीजिएगा। तो कभी भी ऑप्शन सिक्के पे दे, घोड़े पे दे और लोहे पे दे तो गलत होगा, क्योंकि सिक्का, घोड़ा और लोहा नहीं पाया गया। हालांकि एक 2 अपवाद मिलेगा, लेकिन पाया नहीं गया। ठीक है। धार्मिक जीवन में पशु पूजा, विशेषकर पशुपति की पूजा, अब विशेषकर पशुपति यानी शिव की पूजा करते थे, ऐसा माना जाता है। योनि और लिंग जैसा प्रतीक धार्मिक भावनाओं को दर्शाता है, और योनि और लिंग जैसे ऐसी चीज क्या धार्मिक भावनाओं को दर्शाता है। अंततः मोहनजोदड़ो की सभ्यताओं के पतन का कारण बाढ़, जलवायु परिवर्तन या किसी बाहरी आक्रमण को माना जाता है। इतनी विकसित सभ्यता थी, इसका क्या हुआ, पतन हुआ, और पतन का ये कारण माना जाता है। इसका पतन कैसे हुआ, यहाँ के लोग कहाँ चले गए, ये कैसे नष्ट हो गया, इतनी विकसित सभ्यता है, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। यानी एक ऐसी सभ्यता आप देख सकते हो, यह हमारा मान लीजिए भारत है, ठीक, ये आपका पाकिस्तान ले लीजिए, थोड़ा सा ऐसा अफगानिस्तान ले लीजिए, पूरा आप देख सकते हैं यह भारत है। तो आपको ये जो सभ्यता है ना, पूरा इतने वाले ये ही आपको जो है, ये जो सभ्यता है पूरा जो है, आपको ये जो सभ्यता पूरे इतने वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। यानी आप देख सकते हैं पूरा पाकिस्तान नजर आया, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र आ रहा है, भारत का अधिकांश क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र पर क्या ये सभ्यता विकसित मिली, जो पक्के घर होते थे, पक्के मकान होते थे, पक्की नालियां होते थे, 2 मंजिले सड़क होते थे, और इतनी विकसित सभ्यता थी। लेकिन अचानक इस सभ्यता का पतन हो गया, यानी इस सभ्यता के लोगों का अस्तित्व समाप्त हो गया। ये लोग कहाँ चले गए, इनका जो विकास था वो एकदम पूरा समाप्त हो जाता है। तो आज भी पुरातात्विक जो होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, ये जानने में असमर्थ हो गए कि आखिर जो इतनी विकसित सभ्यता थी, आखिर यहाँ के लोग कहाँ चले गए, कैसे इनका पतन हो गया। तो अलग अलग तरह के वैज्ञानिक जो होते हैं, अपने अपने जो पुरातात्विक होते हैं, अपने अपने मत देते हैं। कुछ का कहना है कि बाढ़ आ गया, जिस वजह से पूरी सभ्यता, इतना बड़ा विकसित सभ्यता का पूरा समाप्त हो गए। इतने क्षेत्र में जो लाखों की आबादी थी वो सारे मारे गए। कुछ का कहना नहीं,
भूखमरी अकाल आया होगा, कुछ का कहना है नहीं कोई बीमारी या रोग आया होगा, कुछ का कहना नहीं आक्रमण हुआ बाहरी देशों का, जिस वजह से यहाँ के सारे लोग समाप्त हो गए। यानी इतने क्षेत्रों में फैले एक सभ्यता जिसकी लाखों आबादी थी, इतनी विकसित सभ्यता थी, वो देख सकते हैं क्या एक तरह से समाप्त हो जाती। एक समय बाद ऐसा समय आता है इतिहास में कि इनका अस्तित्व ही नहीं मिलता। फिर उसके बाद वही वापस से लोगों का जीवन होता है वो ग्रामीण हो जाता है, जो झोपड़ियों में रहने वाले हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे फिर नगरों का विकास होता है। यानी आप ऐसा समझिएगा कि आज से जो है 6,000 साल पहले, आज से 6,000 साल पहले हो जाता हो जा रहा है, आज से 6,000 साल पहले जो इंसान थे झोपड़ियों में रहते थे। एक समय आया जब आज से 5,000 साल पहले क्या होता है, 5,000 से लेकर 3,000 साल पहले तक इंसान क्या है मकानों में रहने, पक्के मकानों में, शहरों में रहने लगे। और ये कौन थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग थे। और अचानक इनका पतन हो जाता है। फिर उसके बाद मानव सभ्यता का विकास होता है और फिर उन्होंने जंगलों में या एक तरह से मिट्टी के घर में अपने जीवन आरंभ करते हैं और फिर वापस से नगरों का विकास होता है। इसको डेट से ऐसा समझिएगा कि जो आपका जो 450 ईसा पूर्व से लेके आपको जो है 2500 ईसा पूर्व तक जो हड़प्पा सभ्यता है ये आपको ग्रामीण देखने को मिलेगा, नगरों में नहीं, गांव में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 2500 ईसा पूर्व से लेकर आपको जो है लगभग 1700 ईसा पूर्व कर लीजिएगा इसको, ये जो सभ्यता आपको इधर देखने को मिलेगा, 1500 कर लीजिए, 1500 ईसा पूर्व ये सभ्यता आपको विकसित देखने को मिलेगा। उसके बाद 1500 से लेकर आपको जो है 600 ईसा पूर्व तक ये पिछले 1,000 साल आपको ग्रामीण जीवन देखने को मिलेगा। यानी विकसित नहीं थे, फिर विकसित हुए, इनका पतन हो गया सारे लोगों का, फिर वापस से मिट्टी के घर में या गांव में रहने लगे, फिर वापस फिर शहरों का विकास हुआ। अब तब से आज तक आप देख सकते हैं शहरों का एक तरह से विकास होता चला आ गया। तो इसी को इतिहास में इतना महत्व दिया जाता है भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता को, कि इतनी विकसित सभ्यता आती है अचानक और अचानक समाप्त हो जाती है और उसके आज भी खंडर देखने को मिलती है। यदि आप जो है ये जो यदि आप भारत में राजस्थान, गुजरात, पंजाब इन क्षेत्रों में और पूरा पाकिस्तान में यदि आप खुदाई करें तो आज भी क्या उस सभ्यता के आपके अवशेष देखने को मिलेंगे। कुछ आपको ईंटें निकले हुए मिलेंगे, कुछ अन्य चीजें आपको देखने को मिलेगी। और जब शुरुआत में जब लोग वहाँ मकान बनाते थे या कोई उद्योग कार्य करते थे, जब मिट्टी की जब बहुत ज्यादा गहरे में जब खुदाई करते तो ईंटें निकलते थे, तो लोग इसका मतलब नहीं समझ पाते थे कि जमीन पर यदि हम खुदाई कर रहे हैं तो ईंटें निकल रहे थे, इसका मतलब क्या है, कुछ मिट्टी का बर्तन निकले इसका मतलब क्या। लोग ऐसा इग्नोर कर देते थे। बाद में क्या 1921 में दयाराम साहनी ने क्या जिन जगहों पर ईंटें निकली पूरा उस क्षेत्र का एकदम खुदाई किया और देखा कि उसकी जमीन के नीचे बड़े बड़े एक तरह से मकान है, घर है, उनके नींव भरा हुआ मिला है। तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पर आज राजस्थान है, गुजरात है, वहां पर पहले एक सभ्यता रह चुकी थी जो आज से क्या 3,000 साल 4,000 साल पुरानी सभ्यता है और उसका पतन अचानक हो गया, जो इतनी विकसित थी ये सभ्यता। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 7वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो शिल्प निर्माण होता था, जो उद्योग निर्माण होता था, उसकी एक सूची बनाना था और इसके लिए जो आवश्यक माल था यानी जो कच्चे माल चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए थे, ये लोग कहाँ से लाते थे। तो उसका उत्तर देखिए कैसे लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकला अत्याधिक विकसित, यानी जो शिल्पकला थी ना बहुत ज्यादा विकसित है। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के शिल्प जैसे मिट्टी के बर्तन, तांबे के वस्तुएं, माणिक, मोती, मनके, मुहरे और वस्त्र बनाने में निपुण थे। यानी यहाँ के लोग जो थे हर तरह के वस्त्र बनाने में, हर तरह के वस्तु को निर्माण करने में विशेषता हासिल थे, यानी महत्वपूर्ण थे, अच्छे कारीगर थे। इन शिल्पों के लिए विभिन्न प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती थी जिन्हें वह आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त करते थे। यानी जो भी चीजें बनाते थे उसके लिए कच्चा माल चाहिए, तो कहाँ से कच्चा माल, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन बना तो मिट्टी तो कहीं मिल जाएगी, लेकिन यदि आप तांबे का बर्तन बनाना चाहते हो तो वो तांबा कहाँ से मिलेगा। कांसे का कोई औजार बना तो कांसा कहाँ मिलेगा। तो इसका देखिए अब बताइए कांसा तांबा कहाँ से आता, सब प्राकृतिक से आता है। तो अब जो तांबा होता था, जो कांसा होता था, जो चांदी होता था, जो लोहा होता था, वो प्रकृति में तो शुद्ध रूप से तो मिलेगा नहीं, वो अशुद्ध रूप से मिलता है। बाद में आप वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके उसको शुद्ध करते हो, उसको फिल्टर करते हो। ताकि बताइए इनके पास तकनीक थी कि उसको फिल्टर भी कर लेते थे। कच्चे माल की सूची, तांबा यह राजस्थान से आता है, जो तांबा था वो राजस्थान से आते थे। खासतौर पर खनिज क्षेत्र जैसे खेड़ा, राजस्थान में एक क्षेत्र है जिसका नाम है खेड़ा, वहां से तांबा ये प्राप्त करते थे। तथा बलूचिस्तान से भी लोग प्राप्त करते हैं, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, सोना, सोना चांदी ये कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से प्राप्त करते हैं। और सोना चांदी जो था
सोने के लिए कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से लोग प्राप्त करते थे, ये देख सकते हैं। उसके साथ साथ माणिक, कार्नेलियम, लेपिस जालूसी और जो माणिक गुजरात के संबात और इस तरह के जो रत्न होते थे, सीपोप होते थे, क्या थे गुजरात के जो तट होते थे, जो समुद्री इलाके होते थे, आमतौर पे यहाँ से लोग इस चीज़ों को पाते थे। साथ में अफगानिस्तान के बदखास से भी लाए जाते, यानी जितने भी कच्चे माल होते थे मुख्य रूप से इन क्षेत्रों से लोग लाते थे। अब इन क्षेत्रों से कैसे लाते थे, या तो खरीद के लाते थे होंगे या तो निकालते थे। तो बड़े पैमाने पर लोग कुछ जगह से निकासी करते थे, कुछ जगह से ये व्यापार यानी खरीद कर लेकर आते थे। तो निकासी करने के लिए भी इनके पास क्या थे, जो तकनीक बहुत ज़्यादा बेहतर होते थे कि किसी चीज़ों को कैसे खुदाई करके हम चीज़ों को निकाले, फिल्टर भी कर लेते थे। फिर देखो टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी, टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी, यह स्थान मिट्टी से तैयार की जाती थी। पत्थर जैसे चूना पत्थर और स्टीटाइट जैसे जिसमें मोहरे और मूर्तियां बनाए जाते थे, और मोहरे मूर्तियां बनाने के लिए चूना पत्थर का, जिप्सम का आदि का ये लोग बड़े पैमाने पर क्या करते थे, प्रयोग करते थे। और इसके साथ साथ देखिए कपास ऊन, यह हड़प्पा सभ्यता में ही उत्पादित होते थे और वस्त्र उद्योग में प्रमुख थे। और इसके साथ साथ क्या करते थे, ये कपड़े वपड़े बनाने के लिए जो कपास चाहिए था, जो ऊन चाहिए था, इसके लिए लोग क्या करते थे, खुद इसकी खेती करते थे कपास का, और अच्छे खासे कपड़े खुद बना लेते थे। अब देखिए कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति के तरीके। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारिक गतिविधियों में निपुण थे, और हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या एक तरह बिजनेस सेक्टर से व्यापार करते थे, चीजों को खरीदी और बिक्री। उन्होंने दूर दराजों के क्षेत्रों में सामग्री प्राप्त करने के लिए व्यापारिक मार्ग बनाए, और उन्होंने दूर दूर तक कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार करने के लिए दूर दूर क्षेत्रों तक उन्हें संपर्क बनाए थे। अब इनका व्यापार किससे होता था, वर्तमान जो आपका इटली है जिसको रोम कहा जाता था, वर्तमान जो आपका इराक है उससे ही ये व्यापार करते थे। तो जिसको मिस्र मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मिस्र यानी इटली, और जो है सॉरी रोम मतलब होता है इटली, ठीक है, रोम जो होता था उसको इटली, इटली का पुराना नाम रोम होता था। और जो मेसोपोटामिया जिसको इराक कहते हैं, तो इराक से क्या करते थे, इराक हुआ, इटली हुआ, इन सभी क्षेत्रों से क्या करते थे, कहीं ना कहीं व्यापार करते थे। इस बात क्या है, जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों मार्गों से लोग क्या करते, व्यापार करते, यानी इराक में जाते थे, इटली में जाते थे, वहां से चीजों को खरीदते और बेचते थे। लोथल, यह लोथल है, लोथल है, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा जैसे बंदरगाह नगर प्रमुख थे। और इसके साथ साथ क्या इन्होंने जल मार्ग के विकास करने के लिए क्या बड़े पैमाने पर नाव को भी बना रखे थे, जो विशाल बड़े भारी भरकम नाव होते थे। इसके साथ साथ क्या करते, पोर्ट्स बना रखे थे। पोर्ट्स को हिंदी में बोलते हैं बंदरगाह। अब बंदरगाह का मतलब वो नहीं होता जहाँ पर बंदर आते हैं, बंदरगाह का मतलब होता है जहाँ पर पानी के जहाज आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो ऐसे कुछ बंदरगाह थे जैसे लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, ये कुछ बहुत बड़े बड़े बंदरगाह होते थे जहाँ से ये जहाज आते और जाते थे। अब सोच सकते हैं हड़प्पा सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, और इसका विकास हुआ कैसे हुआ कोई नहीं था, और अचानक इसका पतन हो गया। सबसे रहस्यमय सभ्यता थी कि आखिर इतने विकसित थे तो इन लोग गए कहाँ से, अचानक इनका पतन हो गया। एक समय बाद इतिहास अध्ययन करते पता चलता है कि लोग गायब हो जाता है, पूरा इलाका एकदम खाली हो जाता है। इसलिए आज भी विज्ञानी जानने में असमर्थ है कि इनका समापन कैसे होगा। यदि इन सभ्यता का समापन नहीं होता तो आगे चल के ना ये सभ्यता और विकसित होती, लेकिन अचानक इस सभ्यता का पतन हो जाता है। आगे देखिए कुछ प्रमाण ऐसे हैं जो मेसोपोटामिया और हड़प्पा के बीच व्यापार को दर्शाता है। मेसोपोटामिया यानी इराक को यहाँ मेलुआ नामक स्थान का उल्लेख किया, और यहाँ पर मेसोपोटामिया यानी मेलुआ नाम का उपयोग किया जाता है, जो आमतौर पर मेसोपोटामिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हड़प्पा माना जाता है, ठीक है। अब आगे देखिए इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता सुव्यवस्थित व्यापारिक नेटवर्क थे। इस तरह हड़प्पा सभ्यता थे व्यापार में विकसित थी, सुव्यवस्थित व्यापारिक नेटवर्क के द्वारा आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करती थी और शिल्प उत्पादन को बढ़ावा देती थी। यह हड़प्पा सभ्यता थी। आगे देखिए आठवां जो प्रश्न बचाया, जो नवा प्रश्न है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग खुद भी नहीं देखते हो, आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो ये जो आपका जो पहला और दूसरा प्रश्न यानी जो आपका आठवां, आपका जो छठवां और सातवां जो प्रश्न था, इसको हमने सॉल्व किया। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो और चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।